साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं, जिसमें आप एक फोन कॉल के जरिए अपनी कृषि के संबंध में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी सवाल होते हैं, उनके समाधान हमसे जान सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, सबसे पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में, और साथ ही सेब के बागों में समसामयिक प्रबंधन कौन कौन से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोगराज सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर के.एस. रिसम, जो पूर्व कुलपति हैं शेर कश्मीरी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू में। डॉक्टर रिसम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और किसान भाइयों का भी आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी डॉक्टर रिसम, आपसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल जानकारी लेंगे आपसे सेब के संदर्भ में हम कार्यक्रम के दौरान, और हमारे किसानों के सवालों के जवाब भी उन तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए क्या करना है, आपको अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। विषय हमने आपको बता दिए हैं बेल वाली सब्जियों और साथ ही सेब के समसामयिक प्रबंधन कार्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, आप हमें फोन कीजिए, आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेल वाली सब्जियों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो डॉक्टर सिंह, आप यहाँ पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे अगर हमारे किसान इस समय बेल वाली सब्जियों का चयन करें तो कौन कौन सी वो हो सकती हैं? देखिए, जो बेल वाली जो सब्जियां हैं अभी अगर किसान भाई लगाना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त समय है, जो जुलाई होता है, लगभग 10 जुलाई से 15-20 अगस्त तक इनकी बुआई का समय होता है। और कुछ किसान भाई इनकी अगर पौध भी तैयार करते हैं तो ये उपयुक्त समय है पौध तैयार करने का। तो जो प्रमुख बेलदार जो सब्जियां हैं अभी किसान भाई लगा सकते हैं, उनमें सर्वप्रथम लौकी है, कद्दू है, धारीदार तोरई है, चिकनी तोरई है, और इसके अलावा पेठा भी किसान भाई लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, खीरे की खेती आदि इनकी खेती किसान भाई कर सकते हैं अभी। तो ये तमाम हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, कद्दू है, पेठा है, तोरी है, घिया है, करेला है, इन तमाम आप सब्जियों का चयन कर सकते हैं, इनकी खेती कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है, अगस्त तक आप इसकी बुआई का कार्य कर सकते हैं। और क्या क्या प्रबंधन कार्य बुआई के पश्चात आपको करना है, कैसे तैयारियां करनी है, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन आइए उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां एवं बेल वाली सब्जियां ग्रीष्मकालीन और बारिश के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये फसलें पोषण की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इन सब्जियों में मुख्य रूप से कद्दू, तोरी, करेला, खीरा, खरबूजा और तरबूज आदि आते हैं। जून और जुलाई महीने में किसान यदि कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं, साथ ही अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय और बेल वाली सब्जियों की खेती किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए बेल वाली सब्जियों की खेती करते समय किसान भाइयों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए।
जैसे कि बुआई का सही समय, खाद और उर्वरक का उचित मात्रा में छिड़काव, सिंचाई की उचित व्यवस्था, फसल प्रबंधन इत्यादि। पॉलिथीन में मिट्टी और उर्वरक भरने से पहले प्रत्येक थैली की तली में 2 से 3 छेद पानी के निकास के लिए बना लेने चाहिए। साथ ही थैलियों को भरने के बाद एक हल्की सिंचाई करना उचित है। बेल वाली सब्जियों की पौध नर्सरी में तैयार की जाती है और फिर जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए खेतों में रोप दिया जाता है। इस तकनीक में खर्च तो कम लगता ही है, साथ ही किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। फसलों का इन रस चूसक कीड़ों से बचाव करें। ककड़ी, घिया, खरबूजा और तोरी में फल मक्खी का प्रकोप अधिक होता है, जिससे फल खराब हो जाते हैं। फसलों के बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर ही किसान कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो देख लिया आपने अभी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी बेल वाली सब्जियों की खेती पर। इसके बारे में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिसम का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रिसम, सेब की अगर हम खेती की बात करते हैं तो उत्तर भारत में काफी अच्छे स्तर पर इसकी खेती की जाती है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी कुछ किसान हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, इसके महत्व को नहीं पहचान पाते। तो ऐसे में सेब की खेती किस प्रकार से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, इस पर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेब की खेती जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में नॉर्थ इंडिया में पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसमें होती है। और इसके अलावा अब नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं कहीं इसकी खेती की जा रही है। और जहाँ तक सेब की खेती का सवाल है, ये बहुत एक लाभदायक जो है ये एक प्रोग्राम है। सेब के बागान से काफ़ी हद तक हमारे किसानों को बहुत अच्छी आमदनी मिलती है, लेकिन उसका तभी पॉसिबल है जबकि हम इसका रख रखाव अच्छी तरीके से करें जी। जो कि जब हमें इसकी सबसे पहले तो अच्छी वैरायटी ढूंढनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी हमारे एरिया के लिए अच्छी है और उसी को हम यूज़ करें ताकि हमें जो है अच्छा फल मिल सके आगे। और इसके साथ साथ हमें जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी अच्छा करना है, इसकी बुआई कैसे करनी है वो भी देखना है। और साथ में जो भी हमारे स्प्रे शेड्यूल्स बनाए गए हैं, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की है, उन्होंने बनाया है। चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने भी बनाया हुआ है, और YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन में है, उन्होंने भी इसके लिए अपना स्प्रे शेड्यूल दिया हुआ है ताकि जो भी इस पे हमें इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड जो है स्प्रे करने हैं वो प्रॉपर टाइम पे किए जाएं, प्रॉपर तरीके से किए जाएं। इसी तरह जहाँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सवाल है, हमें जो है हमें ऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिएंट्स इसको काफ़ी हद तक देने चाहिए, और वो जो पेड़ की उम्र है उसके मुताबिक देना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। और साथ साथ में कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, जैसे एजोबैक्टर है, PSB है और दूसरे हैं, उनको हम जो है जो डिकम्पोज्ड काउडंग होता है उसमें मिला के, जो गोबर होता है डिकम्पोज उसमें मिला के उसमें दिया जाता है। और साथ साथ में जो इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश है, वो भी सही मात्रा में देना है, सही समय पे देना है और कब कब देना है उस तरीके से दिया जाए ताकि जो हमारे किसान हैं उनकी उपज जो है अच्छी हो, सेब की जो है उपज अच्छी हो और वो जो है क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि उस किसान को जो आमदन है उससे उसका सही रिटर्न मिले, पर आमदनी भी अर्जित की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वैज्ञानिकों की समय समय पर सेब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। जैसे कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर एक सेब हर रोज खाया जाए तो उससे जो है डॉक्टर दूर रख सकते हैं, इसलिए ये सेहत काफी अच्छी बनी रहती है। जी, स्वास्थ्य के लिहाज से तो काफी अच्छी ही है, लेकिन अगर हमारे किसान इसकी खेती को भी अपना लेते हैं तो वो उनके लिए भी काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। लेकिन जरूरत है समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले लेने की, और जिस तरह से वो प्रबंधन कार्य बताते हैं वो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिलेगी, आमदनी भी आपकी अच्छी हो पाएगी। तो प्रबंधन कार्य किस प्रकार करने हैं आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं।
सेब भारत में मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उगाया जाता है। पहाड़ी इलाकों की जलवायु शीतोष्ण होती है, जो कि सेब की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। इसीलिए ये ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला फल है। सेब की खेती करने के लिए या बाग लगाने के लिए बडिंग या रोपण विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं। बडिंग विधि जून माह में और ग्राफ्टिंग दिसंबर से जनवरी में करना ठीक होता है। पुराने और कम उत्पादन देने वाले पेड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए कटाई छटाई करना बेहतर होता है। कटाई छटाई सर्दी के मौसम में करें जब पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ सुसुप्तावस्था में होता है। कटाई छटाई की प्रक्रिया नई कोपलें और फूल आने के 1 माह पहले ही बंद कर देनी चाहिए। पेड़ों को सही आकार देना जरूरी होता है ताकि पौध एक निश्चित सुदृढ़ आकार ले सके और पौधे की फलने वाली शाखाएं सही जगह से निकलें। बारिश के मौसम में कीट या रोग लगने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर सिंह, अब आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। आपने जिक्र किया कि करेला है, खीरा है, कद्दू है, इन सब की खेती कर सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं किसान। तो इसके लिए किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है? देखिए, अभी जो अगेती खेती करना चाहते हैं उन्होंने, कुछ किसानों ने इनकी बुआई कर दी है या कुछ अभी इसकी बुआई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि खेत की तैयारी अच्छे से करें। खेत की तैयारी करने के लिए खेत को अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार अच्छी गहराई उसकी जुताई करें। और उससे जुताई करने से पहले उसमें अच्छी प्रकार से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो मिला दें। लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद की अनुशंसा की जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है जो कि रासायनिक खाद है, उसमें भी नाइट्रोजन लगभग 80 किलोग्राम, फास्फोरस और पोटास की 60 किलोग्राम की मात्रा रखनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटास और फास्फोरस है उसकी पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय उसमें मिला देनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसको 2 भागों में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के, मतलब जब खड़ी फसल होती है, मतलब बुआई के लगभग 30 दिन बाद में और 45 दिन बाद में उसको देनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रमुख ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आप कौन सी किस्मों का चयन कर रहे हैं। जो आपकी जो किस्म है वो एक उन्नत किस्म होनी चाहिए और जो आपका बीज है वो प्रमाणित होना चाहिए। और एक ऐसी संस्था या जो भी हमारे सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है उनसे लें तो सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके ऊपर जो लेबल होता है पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। भारतीय जो बीज अधिनियम 1966 है उसके तहत की उसमें अंकुरण क्षमता कितनी है और बीज किसी भी फफूंदनाशक दवा से उपचारित है या नहीं है। अगर बीज उपचारित नहीं है तो उसको हमें जो बाविस्टिन नाम की जो दवा है, फफूंदनाशक दवा, उससे 2 ग्राम दवा को प्रति किलोग्राम सूखा बीज, जो बेलदार सब्जियां हैं वो चाहे कोई सी भी हमें बेलदार सब्जियां हम लगाना चाहते हैं उनको अच्छी प्रकार से उपचारित करें, फिर इसकी बुआई करें। और बुआई जो बेलदार सब्जियों की है वो हमेशा नालियों में ही करनी चाहिए। तो किस तरह से बुआई करेंगे हम इसके बारे में आपसे जानेंगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से मुकेश जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि करेले का कौन सा बीज उपयुक्त रहेगा और कितनी खाद लगेगी? जी, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, आप अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आजकल करेला का जो औषधीय महत्व है वो बहुत ही अधिक है। और दिन प्रतिदिन जो आजकल जो डायबिटीज की जो बीमारी है उसके प्रति करेले को अधिक खाया जा रहा है और अधिक महत्व दिया जा रहा है। उसका जूस पीने के लिए भी डॉक्टर्स की सलाह पेशेंट को दी जाती है। तो करेले की अगर आप खेती करना चाहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप हमारे पूसा संस्थान से भी इसका बीज ले सकते हैं, या जो भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, वहां से इसका बीज ले सकते हैं, या आपके जो कृषि विश्वविद्यालय है आपके नजदीकी, वहां से इसका बीज खरीद सकते हैं। अगर अब बात है कि किस्मों की कौन सी किस्मों का आप चयन करें,
दें। तो अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो हमारे पास पूसा संस्थान की जो किस्में है वो पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है, पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 2 है और पूसा हाइब्रिड 4 है। इनके अलावा जो अधिक उत्पादन देने वाली और जल्दी उत्पादन देने वाली जो किस्म है वो है पूसा औषधि। उससे किसानों को उत्पादन बुआई के लगभग 45 से 50 दिनों के अंदर शुरू हो जाता है। तो पूसा औषधि का भी आप चयन इसके लिए कर सकते हैं। और अगर आप खेती इसकी संरक्षित तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई आजकल करेले की खेती भी जो पॉली हाउस है या जो नेट हाउस है इनमें कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पूसा रसदार जो किस्म है पूसा संस्थान की उसका चयन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें आपको जो परागण है वो आपको सुबह के समय हाथों से करना पड़ेगा। परागण से तात्पर्य है कि आपका जो मादा पुष्प है नर पुष्प को लेकर उसके जो पोलन है वो आपको उस पर डालने पड़ेंगे, जिससे कि फल बन जाएंगे, अन्यथा इससे फल नहीं बनेंगे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इन किस्मों का आप चयन करेले की खेती के लिए कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये कुछ किस्में हैं करेले की जिनका चयन आप कर सकते हैं और आप प्रमाणित संस्था से ही बीज की खरीदारी करें। ये लगातार हमारे विशेषज्ञ कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, ये आपके लिए ही सही रहेगा। इससे आपकी जो बीज की गुणवत्ता अच्छी होगी तो आगे चलकर आपको अच्छी उपज ही हासिल होगी। अपनी जो फसल है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि शुरुआत ही आप सावधानी पूर्वक करें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रिसम का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रिसम, सेबों की खेती का महत्व तो आपने बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये काफी अच्छा होता है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कौन सी अवस्था में है सेब की हमारी फसल? देखिए, जहाँ तक सेब की अवस्था का सवाल है, इस वक्त अब सेब लगभग तैयार होने शुरू हो गए हैं जी। जो सेब की फसल आनी शुरू होती है 2 और 3 जुलाई के वीक में आ जाती है। अभी पहले तो हिमाचल से शुरू होगी, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर से आना शुरू हो जाएगा और ये जो है ये चलता रहेगा आगे नवंबर के महीने में। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें अगर 3.38 हेक्टेयर जो है लैंड है वो बागवानी में यूज होती है, उसमें से जो 48% जो है वो सिर्फ सेब के लिए होती है, क्योंकि इसके लिए खास मौसम की भी जरूरत होती है जिसको हम चिलिंग आवर्स कहते हैं, चिलिंग टाइम कहते हैं। तो इसमें 1500 घंटे की जरूरत है जो कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का समय हो, और जो मौसम की जरूरत है वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो तो अच्छा रहता है इसकी उपज के लिए। और गर्मियों में अगर थोड़ी बहुत बारिश भी हो तो वो भी अच्छी इसके लिए एक साबित होती है, फसल जो है अच्छी आती है, उस पर रंग भी अच्छा आता है। और जहाँ तक अगर हम ये कहें कि इसको किस किस्म की सॉइल का जरूरत है, जो लोमी सॉइल है वो इसके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी जो ज्यादा ये हो, मॉइस्ट हो, वाटर लॉग्ड हो, उसमें सेब नहीं उग सकता है जी। तो इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। और देखिए, अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो काफ़ी अच्छे स्तर पर इसकी खेती की जा रही है और साथ ही हमारे जो किसान हैं वो इसकी खेती से लाभ ले सकते हैं। और अभी की अगर अवस्था की बात करें तो इसमें फल लगना शुरू हो गया है और आगे परिपक्वता की ओर भी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम विशेषज्ञ से जानेंगे कि किस तरह से सावधानियां पूर्वक हमारे किसान प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहां पर शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी, मदन लाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे की कद्दू की फसल बो रखी है, उसमें जो फफूंदनाशक बीमारी है, पीले पीले गद्दे आ रहे हैं जी। कद्दू की फसल लगाई है, पीले धब्बे आ रहे हैं डॉक्टर गोगराज। देखिए मदन लाल जी, आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बात कर रहे हैं और अभी क्या है कि बरसात का जैसे मौसम हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बरसात कुछ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बरसात हो रही है, तो आप बता रहे हैं पीले धब्बे आ रहे हैं कद्दू की फसल में। तो ये जो बीमारी है उसको बोलते हैं हम मर्दूरोमिल आसिता, मतलब डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है कद्दू में, जो सभी जो बेलदार सब्जियां हैं उनमें होती है। तो इसके जो प्रॉपर नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो है कि अगर आपके खेत में अभी अगर कम है बीमारी, कुछ पौधों में है, तो उनकी पत्तियों को काटकर आप नेस्ट कर दें। अगर बीमारी ज्यादा फैल चुकी है तो आप रिडोमिल नाम की एक दवा आती है, रिडोमिल जी, उसकी 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें घोल बनाकर और उसके ऊपर छिड़काव कर दें और ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा करें। तो इस दवाई से इस बीमारी का निजात पाया जा सकता है। तो रिडोमिल नाम की दवा का आपको इसके लिए स्प्रे करना है
जी, तो अगर शुरुआती अवस्था में है तो नष्ट कर सकते हैं कुछ आप पत्तियों और पत्तियों को अगर ज्यादा बढ़ गई है तो रेडोमिल नामक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी है। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर रेशम, एक बार फिर आपको रुख करना चाहेंगे। हम अभी के समय में हमारे किसानों को कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने की आप सलाह देंगे? देखिए, अभी के वक्त में जो है वो किसान जो है इसमें जितने भी उनने स्प्रे किए हैं वो तो ठीक है, और आगे जितने भी शेड्यूल के मुताबिक स्प्रे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक करते रहें, और देखें कि ये जो स्प्रे है ये उस वक्त ना करें कि जिस वक्त बारिश होने का इम्कान है या बारिश की फोरकास्टिंग है उस वक्त ना करें। जिस वक्त बारिश की फोरकास्टिंग ना हो उस वक्त ये स्प्रे करें, प्रॉपर जो है इसका घोल बनाएं और अच्छी तरह से इसको स्प्रे करें। और साथ साथ में ही जो इसका तीसरा डोज होता है इसका अपने इनऑर्गेनिक इसका फर्टिलाइजर्स का, वो इसमें इस वक्त दे दें ताकि जो प्री हार्वेस्ट के लिए जो भी इनकी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो सके। और जो भी अगर कहीं कोई बीमारी आती है वो ज़रूर कहीं अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या यूनिवर्सिटी से या इवन हमारे श्रीनगर में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर है, उससे भी राब्ता कायम किया जा सकता है। अगर आजकल वो जा नहीं सकते हैं वहाँ, लेकिन उसका माध्यम ये है कि वो पत्तों का या पौधे का फोटो उठा के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और अपने वैज्ञानिक जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उसका समाधान ले सकते हैं। जी, तो वैज्ञानिकों की कहीं स्कैब वगैरह आ रहा है उसका इमीडिएटली जो है उसका स्प्रे करना चाहिए ताकि वो ज्यादा बाग फैले ना। जी, तो वैज्ञानिकों के संपर्क में लगातार बने रहें और जो भी समस्या आपको सामने आ रही है, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई कीट का खतरा आपको नजर आ रहा हो, तो इसके आप फोन के जरिए भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह की समस्या है और आपको क्या समाधान सही रहेगा, किस तरह का उपाय करना है, और इस तरह से आप अपनी सेब की फसल की देखभाल बेहतर तरीके से जरूर कर पाएंगे। और कौन से प्रबंधन कार्य करने हैं आपको, और साथ ही बेल वाली सब्जियों के लिए क्या क्या तैयारियां आपको करने की जरूरत है, जानेंगे इन सब के बारे में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की खेती और सेब के बागों में समसामयिक प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब आप हासिल कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। इस वक्त भी आपको बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार साहू जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, ये हम लोग सब्जी लगाए हैं, करेला में बहुत कीड़ा लगता है, दवा भी लगाए, छींटे थे तो उसमें। जी, करेला लगाया है और कीड़े का प्रकोप नजर आ रहा है। डॉक्टर गोगराज, आपको जानना चाहेंगे इनसे? देखिए, करेला आपने लगाया है और उसमें कीड़े आ रहे हैं। तो करेले में 2 प्रकार के कीड़े लगते हैं। एक तो जो पौधा बढ़वार की अवस्था में होता है, छोटा होता है, उस समय लगता है, उसको बोलते हैं हम कद्दू का लाल बरंग कीड़ा होता है। वो सतरंगी रंग का छोटा छोटा कीड़ा होता है जो कि पत्तियों को खाता है, डंठल, पत्तियां और उनके जो भी कोमल भाग होते हैं, जिससे कि पत्तियों में छेद कर देता है।
उसमें चिपके रहते हैं, पत्ती में चिपके रहते हैं, पीले टाइप के हैं। हाँ, पीले टाइप के, वो सतरंगी रंग के। तो उसके लिए आप एक इंडोक्सीकार्ब के नाम की एक दवा है, इंडोक्सीकार्ब, उसका लगभग आधा ml 1 लीटर दवा में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इससे निजात पाया जा सकता है। और जो सफ़ेद रंग के छोटे ऑरेंज रंग के, जिनको बोलते हैं सतरंगी रंग के, जो कीड़े हैं छोटे पत्तियों में छेद करते हैं, उनको आप सुबह के समय अगर खेत में जाएंगे तो वो आसानी से पत्तियों पर या डंठलों पर या जो कोमल भाग होता है उस पर दिखाई देते हैं। तो आप उनको आराम से आसानी से उसको उठा सकते हैं और किसी गड्ढे में दबाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो इंडोक्सीकार्ब नाम की जो दवा है, आधा ml दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका सुबह के समय स्प्रे करें या शाम के समय करें, जब बारिश की संभावना ना हो तब उसका स्प्रे करें, तो इससे आपको निजात मिलेगा। और ये जो कीड़ा है ये सुबह के समय आसानी से देखा जा सकता है और अधिक नुकसान पहुंचाता है। और ये शुरुआती बुआई से जब पौधा निकलना शुरू होता है उससे 15 से 20 दिन तक नुकसान करता है। जब पौधा 5-6 पत्तियां उस पर आ जाती है तभी ये नुकसान नहीं कर पाता है। जी, तो इस तरह से प्रबंधन किया जा सकता है इन कीटों का और नियंत्रण करके आप अपनी फसल को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गोगराज, आप बता रहे थे कि अगर हम बेल वाली सब्जियों की बुआई करते हैं तो वो हमें नालियों में करनी चाहिए, तो किस तरह की और प्रक्रिया अपनानी चाहिए इसकी बुआई करते समय? देखिए, जो बेलदार सब्जियां हैं उनकी खेती हम सामान्यतः 2 तरीके से करते हैं। एक तो जिन स्थानों में पानी अधिक है या पानी की कोई कमी नहीं है, और एक उन स्थानों पे करते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। तो जिन स्थानों पर पानी की कोई समस्या नहीं होती है, पानी भरपूर मात्रा में होते हैं, वहां पर हम इनकी खेती नालियों में करते हैं। और जिन स्थानों में पानी की बहुत कमी होती है वहां पर हम इनकी उठी हुई जो बेड होती है उन पर करते हैं। ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली होती है उसके माध्यम से करते हैं। अगर हम नालियों की बात करें तो लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनानी चाहिए और उनकी जो गहराई है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो नालियों की जो दिशाएं होनी चाहिए वो उत्तर से दक्षिण में होनी चाहिए। और जो बीज की जो बुआई है वो हमेशा पश्चिम दिशा में करनी चाहिए, जिससे कि बीज का जब अंकुरण होता है उस समय सूर्य की रोशनी सीधी पौधों को मिल सके और उसका अंकुरण अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार हम नालियों में बुआई कर सकते हैं। और जो एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी है वो हम बेल वाली जो सब्जियां हैं उनकी जो बेल होती है उसकी लंबाई के हिसाब से करते हैं। अगर हम बात करें कद्दू या लौकी की तो उनकी बेल अधिक बढ़ती है, उनकी बढ़वार अधिक होती है, तो उसकी जो दूरी है वो लगभग 2.5 मीटर नाली से नाली की दूरी रखते हैं। और जो छोटी बेल वाली सब्जियां हैं जिसमें करेला है, खीरा है, तोरई है, उनकी लगभग हम 1 से 1.5 मीटर दूरी रखते हैं। और अगर हम बात करें कि उठी हुई क्यारियों में, उठी हुई बेड पर अगर हम सिंचाई करते हैं, जहां पर बुआई करते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान के इलाकों में जहां पानी की कमी है वहां पर लगभग हम 15 से 20 सेंटीमीटर उठा हुआ बेड बना लेते हैं और उस पर हम ड्रिप की पाइप बिछाते हैं। तो एक बेड की जो चौड़ाई होती है लगभग वो 30 से 35 सेंटीमीटर होती है और ऊंचाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। तो उसमें भी हम सीधे बीज की बुआई कर देते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बीज की बुआई करने के तुरंत बाद में उसमें एक हल्की सिंचाई जरूर करें। जी, तो इस तरह से बुआई की प्रक्रिया को अपनाकर हमारे किसान सफलतापूर्वक ये कार्य भी कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से बुआई करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब कार्यक्रम में मैं एक मेल शामिल करना चाहूंगी। ये भेजी है हमें अनिल कुमार जी ने पौड़ी गढ़वाल से। और डॉक्टर इसम, ये आपके लिए सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि सेब के बाग लगाना चाहते हैं तो किस तरह से ये शुरुआत कर सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं ये। देखिए, सेब के बाग अगर लगाना चाहते हैं सबसे पहले तो इनको देखना है कि अपनी ज़मीन जो है, जो इनकी धरती है, सॉइल है, वो इसके लिए सूटेबल है, वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए ये देखें कि इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितना एक है और इसकी पीएच कितनी एक है। पीएच जो है इसके लिए जो है वो एसिडिक टू न्यूट्रल हो, 6.5 से नीचे की ये पीएच हो, उसके वो देखें। और साथ में पानी की अवेलेबिलिटी भी देख लें कि पानी है या नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत इरिगेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। और उसके बाद में अगर हम वैरायटीज पे आ जाएं तो बहुत अच्छी वैरायटीज हैं जो कि पहले भी हमारे यहाँ पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाली हुई हैं, जिनमें सुनहरी है, शीरीन है, लाल अमरी है, अकबर है, फिरदौस है,
और साथ में शालीमार एप्पल 1, शालीमार एप्पल 2 भी हैं। इनमें से चयन करके वो अपने हिसाब से वहाँ ये कर सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ इनके लिए है कि अगर ये वहाँ बाग लगाना चाहते हैं तो ये किसी एक्रेडिटेड जो नर्सरी है वहाँ से ही अपने पौधे जो है वो वहाँ से लें, ताकि वो जो है प्रूवन जो है वो पेडिग्री के हों, अच्छे हों और उनको आगे जाके फसल अच्छी मिल सके। और उसके साथ साथ में जो है उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रॉपरली करें और शाख तराशी वगैरह जो है वो सही समय पे करें, इरिगेशन की फैसिलिटी दें। आजकल वैसे एक और प्रचलन चल रहा है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जाती है, जिसका कि 1 बाई 3 मीटर का भी पौधे लगाए जाते हैं डिस्टेंस से, और उसके लिए लेकिन इरिगेशन की श्योरिटी बहुत ज़रूरी चाहिए। और अगर जो हो सके तो पौड़ी गढ़वाल में इनका जो KVK है वहाँ के वैज्ञानिक से जाके एक बार मिल लें और उनको अगर हो सके तो अपने वहाँ पे ले जाएं और वो वहाँ उनको और ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकते हैं। जी, तो बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है यहाँ से जानकारी कि किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही रहेगा कि आप निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी जाएं और वहाँ पर आप कृषि विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और मेल आई हुई है हमारे पास कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से ही विशाल जी की, और ये भी जानना चाहते हैं सेब के बारे में कि सेब की बाग लगाए हुए हैं लेकिन फल जो है उन्हें कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि उपज में कमी हो रही है। तो डॉक्टर इसम, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जहाँ तक उपज का सवाल है कि आप जानते हैं कि यहाँ हमारे जो है 10 से 12 मीट्रिक टन जो है वो एक हेक्टर में से मिलता है, 10 से 12 टन जो है, और जबकि अपॉर्चुनिटी जो है वो 40 से 50 टन की है पर हेक्टर की। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि जब हमारी जो है सॉइल जो है प्रॉपर अच्छी हो और जो हमने वहाँ वैरायटीज़ लगाई हों वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हों या हाई डेंसिटी में वैरायटीज़ लगाएं जो कि हाई डेंसिटी के लिए हैं। जैसे जो रूट स्टॉक है वो MM7, MM9, MM111, MM106 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इनकी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, वहां से भी जो वैरायटीज विकसित हुई हैं वो यूज करके वो अच्छी जो है पौधे वहां लगाएं और उसका साथ साथ में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर करें, प्रॉपर उसका इंसेक्ट और डिजीज का जो है कंट्रोल करें, तो उम्मीद है कि इनकी उपज जो है बहुत अच्छी होगी। जी विशाल जी, तो देखिए अभी जो आपने पौधे लगाए हुए हैं उनमें यही सलाह है कि सही तरीके से आप उर्वरकों का प्रबंधन करें, जो भी पोषक तत्व ज़रूरी हैं आप उनकी भरपाई पूर्ण रूप से करें और निकटतम जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां पर जाकर के आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं और प्रबंधन कार्य उनकी सलाह के अनुसार आप करेंगे तो निश्चित तौर पर बढ़वार ज़्यादा होगी और आपको उपज भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, जिससे आपकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी आपको अर्जित हो पाएगी। तो इसी तरह से आपके सवाल जो है मेजर एलिमेंट्स तो दे देते हैं लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स भी कुछ होते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है और मैग्नीज है, आयरन है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी कई बार जो है प्रॉपर जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। उसकी जानकारी जो है सॉइल टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। जी, तो देखिए विशेषज्ञ ने और महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है कि मिट्टी की जांच करवा लें, जो भी आपके पोषक तत्वों की कमी है उसकी आपूर्ति आप कर देंगे तो निश्चित तौर पर यह आपकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो जो भी आपके सवाल हैं सेब के संदर्भ में, बेल वाली सब्जियों के संदर्भ में, हमसे आप पूछते रहिए, अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, उन्हें हम शामिल करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की खेती और सेब के बागों में समसामयिक प्रबंधन पर। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप फोन उठाइए, नंबर्स को डायल कीजिए, सीधा आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट होगा। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास आज आई भी हुई हैं। और एक और ईमेल मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। कुपवाड़ा से यूसुफ जी ने हमें मेल किया है। डॉक्टर रसम, ये सवाल भी आपके लिए है। सेब के बाग तो इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन जो फल है उसका आकार बड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अच्छी या फिर कहीं अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही है इनको, तो इसके लिए क्या कहेंगे? फल बड़ा होने के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, दूसरा प्रॉपर इरिगेशन है जी। इसके अलावा जो है उपज बढ़ाने के लिए जो है हम पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर का होना भी बहुत जरूरी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं यूसुफ साहब के लिए कि जो पॉलिनाइजर्स हैं वो भी 1/4 या 1/3 हिस्सा जो है बाग का वो पॉलिनाइजर होना चाहिए, और हर वैरायटी के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिनाइजर होता है और वही यूज किया जाएगा। और पॉलिनेटर्स के लिए जैसे कि हम मधुमक्खी की जो पेटियां हैं वो रखते हैं, ताकि मधुमक्खी जो है उसको पॉलिनेट कर पाए और उससे जो है प्रॉपर जो है फ्रूट सेटिंग हो सके, फ्रूट अच्छा हो सके। और साथ साथ में उसके लिए कई बार जो है कई मिनरल डेफिशिएंसी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, जिंक, मैग्नीज, आयरन और कॉपर की कई बार कमी होती है, और वो अगर हम सही तरीके से जांच करके उसको जो उसमें कमी है वही चीज़ हम दे दें तो उसकी जो है उपज और बढ़ सकती है, और जो आकार है उसका और बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। और प्रॉपर जो है मैचुरेशन डेट भी हो जानी चाहिए, और तभी उसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाए, तभी उसको उतारा जाए, ताकि उसका फल जो है प्रॉपर साइज का बन जाए, प्रॉपर शेप का बने, प्रॉपर कलर बन जाए। ये चीज़ें अगर देखते रहेंगे, अगर उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रॉपर, अगर सॉइल टेस्टिंग कराएंगे और जो हमारी मिट्टी की जो है वो जांच कराई जाए, उनके लिए जांच के लिए मैं कहूँगी कुपवाड़ा में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है जिसमें कि वो जाके अपनी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ साथ में कुपवाड़ा के पास में ही नज़दीक में एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वाडूरा में, जो सोपर के पास है। वहाँ भी जो विशेषज्ञ हैं हॉर्टिकल्चर के या बागवानी के, उनसे मिलके भी वो उसकी और समस्या का हल कर सकते हैं। उनको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है वो उसकी जानकारी ले सकते हैं। जी, तो यूसुफ जी, आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। आपने करेले की किस्मों के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन अन्य बेल वाली सब्जियां भी हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, जैसे कद्दू है, खीरा है, तोरई है। इनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में रहेंगी? देखिए, अगर किसान भाई अगर अन्य बेलदार सब्जियों की जो बात कर रहे हैं जिनमें लौकी है, तो लौकी की अगर खेती करना चाहते हैं तो लौकी में 3 प्रकार की किस्में होती हैं। एक होती है लंबी वाली, एक होती है गोल वाली और एक होती है नाशपाती के आकार की।
अगर जो किसान भाई लंबी जो लौकी है उसकी खेती करना चाहते हैं तो वो पूसा नवीन या पूसा समृद्धि दोनों में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं। और इसके अलावा जो हाइब्रिड किस्म है वो पूसा हाइब्रिड 3 है, पूसा संकर 3, इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर किसान भाई अगर गोल वाली लौकी की खेती करना चाहते हैं तो पूसा संदेश का चयन करें, बहुत अच्छी किस्म है, अगेती किस्म है, अधिक उत्पादन देती है। और अगर जो नाशपाती के आकार की जो लौकी आ रही है आजकल बाजार में उसकी अगर खेती करना चाहते हैं तो पूसा संतुष्टि नाम की जो किस्म है उसका वो चयन कर सकते हैं जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कद्दू की तो कद्दू के लिए जो किस्म है वो पूसा विकास है, पूसा विश्वास है, पूसा हाइब्रिड 1 है, इनका वो किसान भाई चयन कर सकते हैं। या इसके अलावा भी कुछ जो किस्में हैं अर्का विश्वास है उनका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तोरई की, चिकनी तोरई की, तो उसमें पूसा चिकनी ले सकते हैं, पूसा स्नेहा ले सकते हैं। अगर धारीदार तोरई की बात करें तो उसमें पूसा नूतन ले सकते हैं, पूसा नसदार ले सकते हैं। इन किस्मों का चयन किसान भाई कर सकते हैं। अगर जो खीरे की खेती करना चाहते हैं तो वो पूसा उदय और पूसा बरखा की खेती बाहर के मौसम में की जा सकती है। और अगर वो पॉली हाउस में या किसी भी संरक्षित संरचना में अगर खेती करना चाहते हैं तो वो पूसा बीज रहित खीरा 6 ले सकते हैं। पंत पार्थेनोकार्पिक खीरा है जो 2 है, पंत पार्थेनोकार्पिक खीरा 3 है, इनकी खेती कर सकते हैं। और अगर कुछ किसान भाई अगर खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो पूसा सरदा की खेती भी कर सकते हैं जो कि संरक्षित कृषि के लिए उपयुक्त है। और अगर बाहर की में करना चाहते हैं तो हरा मधु ले सकते हैं, काशी मधु ले सकते हैं, इसके अलावा दुर्गापुरा मधु ले सकते हैं, पूसा मधुरे से ले सकते हैं, पूसा सरबती ले सकते हैं। इन किस्मों का किसान भाई चयन कर सकते हैं। अगर जो टिंडे की खेती करना चाहते हैं वो अर्का टिंडा ले सकते हैं, पूसा रौनक ले सकते हैं। और जो लोकल कुछ किस्में हैं जैसे टोंक से, राजस्थान से पूसा टोंक टिंडा है लोकल, उसका भी वो किसान भाई चयन कर सकते हैं। अगर ककड़ी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए वो वहाँ की जो लोकल किस्में हैं उनका चयन कर सकते हैं। या हमारे जो IIHR संस्थान है उसकी अर्का शीतल किस्म है उसका भी वो चयन कर सकते हैं। जी, तो ये तमाम बेल वाली सब्जियां हैं जिनकी उन्नत किस्में जो है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दी हैं। इनमें से किसी का भी अगर आप चुनाव करते हैं तो ये तमाम किस्में हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार आप इनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बीज आपको प्रमाणित संस्था से ही खरीदना है और उपचार जरूर करना है बुआई से पहले। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ही, राजकुमार जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम ये जो करेले की हमने फसल लगाई है तो मैडम इनका हमने एमपी खाद दे दिया था तो वो पीले पड़ रहे हैं सर। कौन सा खाद दे दिया आपने? जी ये डीएपी। डीएपी ज्यादा दे दिया? जी सर। देखो आपको खाद जो न्यूट्रिएंट है उसका मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना चाहिए। और आपको ज़्यादा गोबर की जो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद है उसको आपको ज़्यादा देना चाहिए। वो भी लगभग बुआई से या आपकी जो रोपाई है उससे 1 महीने पहले करना चाहिए। अगर आपने अभी खाद ज़्यादा दे दिया है तो उसमें थोड़ा सिंचाई ज़्यादा करें जिससे कि उस फसल को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, पौधे मुरझाए नहीं, पौधे जले नहीं। तो सबसे बेहतर होगा कि सिंचाई उसमें थोड़ा ज़्यादा करें कुछ समय के लिए। और आप जो कह रहे हैं कि पौधे पीले पड़ रहे हैं तो पौधे पीले पड़ने का कारण ये भी होता है कभी कभी कि हम न्यूट्रिएंट ज़्यादा दे देते हैं या आजकल जो बारिश हो रही है उस वजह से मौसम में जो सफ़ेद मक्खी है या एफिड है उसकी संख्या है वो बढ़ जाती है। उस वजह से भी जब वो एक पौधे से दूसरे पौधे में बैठती है और उसका रस चूसती है ये कीट, तो उससे भी पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पौधा स्वस्थ है जब और वो पीला पड़ रहा है और थोड़ा सिकुड़ रहा है, जैसे उसका पत्तियों का जैसे माथा बंधना जैसा हो जाता है, तो वो एक विषाणु बीमारी भी हो सकती है जो कि सफ़ेद मक्खी और एफिड के द्वारा वो फैलती है। तो इसके लिए भी आप जो स्पाइनोसेड नाम की जो दवा है, जो आधा ml दवा को 1 लीटर पानी में स्पाइनोसेड को घोल बना के उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर। देखिए राजकुमार जी, आप कौन कौन से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं अपनी फसल के बचाव के लिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसे ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों की खेती और सेब के बागों में समसामयिक प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर डायल कीजिए और अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर रसम का। डॉक्टर रसम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि तुड़ाई करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, तो किस तरह से तुड़ाई का कार्य करें हमारे किसान, क्या सलाह देंगे आप? तुड़ाई करते वक्त किसानों को ये देखना चाहिए कि प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज आ गया है, जो सेब है उसका साइज सही है, उसका जो आकार है वो सही बना है, रंग ठीक आया हुआ है और उसको कहीं दाग ना लगे, इस तरीके से वो उतारें ताकि उसको अच्छी तरह से जो है वो मार्केटिंग के लिए पहुंच पाए और उसका जो है क्वालिटी अच्छी पहुंच पाए। और उसकी साथ साथ में उतारने के बाद में उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग की जाए और ग्रेडिंग करके उनको अलग अलग से पैक करके उसमें मार्केटिंग की जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो पाए। और साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो है जितना भी रख रखाव है वो और डिपेंड करता है कि इसकी जो है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, जो हम इसको कहते हैं थिनिंग करनी, वो प्रॉपरली की गई है या नहीं की गई। और वो जो है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है जी। उस वक्त जो है प्रॉपर जो है एक्सपर्ट जो है उसकी थिनिंग करे, ट्रेनिंग करे, प्रूनिंग करे, तो जो सेब है उसकी फसल आगे जाके बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ में जितना अगर हमारे बाग में बहुत ज़्यादा फसल भी हो जाती है तो हमें कुछ उसमें से थिनिंग भी करनी चाहिए ताकि जो बाकी के सेब हैं उनका साइज जो है वो सही आए और अच्छा साइज आए, ताकि वो जो अट्रैक्टिव हो, खरीदार के लिए अच्छा हो, खरीदार जो है उसको देख के जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो खरीद के अच्छे पैसे दे के उसको खरीद ले। जी, तो तुड़ाई करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है और उसकी ग्रेडिंग करके अच्छे से पैकेजिंग करेंगे आप, फिर बाजार में लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आपको, अच्छे उत्पादन के अच्छे दाम आपको जरूर यहाँ पर मिल पाएंगे। सेब के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर सिंह का रुख यहाँ पर कर लेते हैं हम। डॉक्टर सिंह, बेल वाली सब्जियों की बुआई कर ली हमारे किसानों ने, उसके बाद कौन कौन से समसामयिक कार्य करें जिससे आगे चलकर अच्छी उपज मिल सके? देखिए, हमने अभी बुआई की बात की थी तो उसमें कुछ जो रह गया वो सबसे प्रमुख ये है कि एक तो खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी क्या है कि बारिश का मौसम है, खरपतवारों की संख्या ज़्यादा होती है, तो अगर खरपतवार किसान भाई अगर अभी रोपाई नहीं की है या उसकी बिजाई नहीं की है
तो जो पेंडिमेथिलिन नाम का एक खरपतवारनाशी है, उसका 1 लीटर दवा को लगभग 400 लीटर पानी में मिलाकर उस पर छिड़काव कर दें और उसके बाद में उसकी बुआई करें या उसकी पौधों की रोपाई करें, जिससे कि खरपतवारों की संख्या कम हो सके। क्योंकि खरपतवार होते हैं वो शुरुआती जो समय होता है उसमें हमारी जो फसल होती है उससे जो पोषक तत्व होते हैं और वो जो क्षेत्र होता है या उसके लिए प्रतियोगिता करते हैं, एक तरह से जो फसल होती है उससे कंपटीशन करते हैं, जिससे कि हमारी फसल की बढ़वार कम होती है, उसमें फलन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान भाई अगर ये नहीं कर पा रहे हैं और उसमें खरपतवार ज़्यादा आ रहे हैं तो वो उसको निराई गुड़ाई के माध्यम से भी उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे जो इसमें प्रमुख बात है कि इसमें जो बुआई है वो नालियों में की जाती है या उठे हुए जो बेड है उनमें की जाती है। तो वो जो खरपतवारों का नियंत्रण है वो नालियों में ही करें, जिससे कि किसानों को लागत उसमें कम से कम हो। दूसरे अन्य क्षेत्रों में खरपतवारों का नियंत्रण करना अति आवश्यक नहीं होता है। और जो प्रमुख जो दूसरा कार्य है वो है सिंचाई। सिंचाई समय समय पर करना चाहिए और सिंचाई अधिक भी नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं होना। अभी बारिश का मौसम है, अगर पानी अगर उसमें ज़्यादा भर जाता है नालियों में तो उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए कि उसका जल निकास उसमें प्रॉपर हो सके। क्योंकि अगर पानी लंबे समय तक उसमें ठहरता है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लग जाती है और पौधा नष्ट हो जाता है। तो जल का जो निकास है वो इस मौसम में बहुत ही ज़रूरी है। और जो न्यूट्रिएंट का जो हमें मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर करना चाहिए। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा दोनों की हम बुआई से पहले देते हैं। उसके बाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा बच जाती है उसको 2 भागों में बांट के और बुआई से लगभग 30 दिन बाद में और 45 दिन बाद में खड़ी फसल में डालना चाहिए। उसके तुरंत बाद में एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए बुआई के बाद में। और समय समय पर कीट व बीमारियों का नियंत्रण भी करते रहना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि शुरुआती तौर पर जो लाल भरंग जो कीट है उसका प्रकोप अधिक होता है। फल मक्खी है वो भी अधिक शुरुआती तौर पर जब फल बनना शुरू होते हैं उस समय अधिक नुकसान करती है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम समसामयिक कार्य हैं जो बेल वाली सब्जियों में हमारे किसानों को करने की जरूरत होती है। डॉक्टर रिसा, मबरूक करना चाहूंगी आपका। आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, हमारे सेब के किसानों को क्या सलाह देंगे आप, किस तरह से वो अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं सेब की खेती को अपनाकर? हम अपनी स्टेट के जो किसान हैं उनको हम यही सलाह देंगे कि जहां भी उन्होंने सेब की खेती करनी है, सेब के बागान लगाने हैं, वहां जो है वो देख लें कि जो उनकी धरती है, उनकी जो मिट्टी है वो अच्छी ऑर्गेनिक मैटर की है, उसकी जो एसिडिक से न्यूट्रल पीएच है और जो पानी का साधन है वो भी अवेलेबल है। नहीं तो पानी का साधन उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और अच्छे किस्म के जो पेड़ हैं वो एक्रेडिटेड नर्सरी से ही लें या यूनिवर्सिटी से लें या डिपार्टमेंट से लें या जो भी नर्सरी उनके आसपास है, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने या नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने उसको एक्रेडिटेट किया हो तो उनसे ही लें, ताकि उसकी जो आगे चल के पौधा जो है वो फसल अच्छी दे पाए और उसका जो समय है लगाने का वो भी सही रहे और उसके जो पिट्स बनाने हैं, जो उसके खड्डे बनाने हैं वो प्रॉपरली बनाएं ताकि जो पौधे की जड़ है वो अच्छी तरह से फैल सके और उसको जो जितनी भी वो फर्टिलाइजर, चाहे वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है या बायो फर्टिलाइजर है, वो प्रॉपरली दें और अच्छी तरह से उसका पानी का भी प्रबंध करें और साथ साथ में जो भी उसकी शाख तराशी वगैरह करनी है वो सही समय करें और एक्सपर्ट से ही करवाएं। जो अनजान लोग हैं वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में जो भी स्प्रे शेड्यूल जितना भी यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है उसको अप्लाई करें ताकि जो भी बीमारी या इंसेक्ट से जो है हम अपने पेड़ों को जो है दूर रख सकें और जो भी पत्ते वगैरह नीचे गिरे होते हैं उनको जो है उनको वहां से हटाया जाए ताकि उसमें जो फंगस या इंसेक्ट जो है वहां ना रहे। और साथ में पॉलिनाइजर भी प्रॉपर मकदार में लगाएं, जैसे 25% या 33% पॉलिनाइजर हर बाग में होने चाहिए, वो लगाएं। और साथ साथ में जो पॉलिनेटर्स हैं वो भी प्रॉपरली रखें और उम्मीद करते हैं कि जो उनकी आगे उपज होगी बहुत अच्छी होगी और मिलेगी, आमदनी भी अच्छी अर्जित कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर, पानी की कमी है तो उसको जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स की तरह से भी हम कवर कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस कम हो। और अगर हम लेग्यूम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसके लिए एडिशनल जो है फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम नहीं तो दूसरा तरीका पानी को जो है मॉइस्चर को जो है कंजर्व करने के लिए
हम मल्च का यूज भी कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक मल्च हो, स्टोन मल्च हो, दूसरे किस्म के कई मल्च हैं, वो लगा के हम जो है मॉइस्चर जो है उसी बाग में वहाँ कंजर्व भी कर सकते हैं। जी, इन सावधानियों के साथ वो अगर किसान जो है अच्छी तरह से अपने पौधे को एक जानदार चीज समझ के उसकी संभाल अच्छी तरह से करेगा तो जरूर है निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित कर पाएगा, अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर इसम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर आपका हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं सेब की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित जरूर कर पाएंगे हमारे किसान। और इसी के साथ डॉक्टर गोगराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, आपने बेल वाली सब्जियों के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया बेल वाली सब्जियों और साथ ही सेब के बागों में प्रबंधन के बारे में। अब आपको कल के कार्यक्रम के विषय के बारे में जानकारी दे देते हैं। हम कल के कार्यक्रम में किस पर हम चर्चा करने वाले हैं, कृषि विस्तार की योजनाएं कल के कार्यक्रम का एक विषय हमारा ये रहेगा। और साथ ही आपको बता दें अक्षय ऊर्जा हमारा दूसरा विषय रहेगा। इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ। और अगर आप हमारे सवाल जो है हमारे ईमेल आईडी पर भेजना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिस पर आप पहले ही अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिनको हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।